अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ और सदर पाकिस्तान रहे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 40 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की खिदमत की और मुल्क के दिफा के लिए कई जंगें लड़ी। लेकिन अब खसूसी अदालत की तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को संगीन कदारी केस में सजाए मौत सुनाई गई है, जिस पर अपोजिशन तो खुश है कि कानून की बालादस्ती कायम हुई, लेकिन पाक फौज समेत आम आवाम में गम, गुस्से और इस्तराब पाया जाता है, जिसका इजहार कल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सन 2003 से लेकर अब तक अगर पाक फौज के किरदार पर नज़र डाली जाए, मुल्क में हर तरह की मुश्किल सियासी हालात में उन्होंने न सिर्फ जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया, बल्कि अपने हर बयान में इस अज़्म को दोहराया कि पाक फ़ौज जमहूरियत के साथ है। और अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक दहाई से फ़ौज की वजह से जमहूरियत पनप रही है, तो ये गलत नहीं होगा, वरना जमहूरी हुकूमतों ने इस मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी कहा कि इस केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और इस तरह खसूसी अदालत की तश्कील के लिए भी कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अदालती कार्रवाई जो है वो शख्सी बुनियाद पर की गई और परवेज़ मुशर्रफ को दिफा का हक नहीं दिया गया। केस को उजलत में निपटाया गया। और अगर कानूनी तकाज़ों की बात की जाए तो वाकई जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस में फैसला देने वाले जज यानी जस्टिस बशीर डिक्लेयर्ड मुजरिम की ख्वाहिश के मुताबिक उसके खिलाफ दूसरा केस नहीं सुन सकता, तो फिर मुशर्रफ के खिलाफ वकला की एहतजाजी तहरीक का रूह रवां वकील जो अब जज हैं इस केस को नहीं सुन सकते, जबकि यह मुकदमा नवाज शरीफ की हिदायत पे बनाया गया और नवाज शरीफ की परवेज़ मुशर्रफ से मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं। आइन के आर्टिकल 342 के मुताबिक इस केस में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सुना जाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें इसकी सफाई का मौका भी मिलना चाहिए था, लेकिन पहले परवेज़ मुशर्रफ को इश्तिहारी करार दिया जाता और फिर इनके खिलाफ इनकी गैर मौजूदगी में केस चलाकर फैसला सुना दिया जाता। तो क्या दीगर इश्तिहारी मुलजमान इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज, अली इमरान, सुलेमान शहबाज, इनके खिलाफ भी अब इसी तरह फैसला सुनाया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि अवाम ये नारा लगा दे कि हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए क्योंकि ये निज़ाम अशराफिया का सहूलतकार है। पहले तो इस केस को नज़रअंदाज किया जाता रहा, जानबूझ कर लटकाया जाता रहा। जब परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में मौजूद थे उस वक्त इसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। फिर परवेज़ मुशर्रफ को इनकी बीमारी की वजह से खुद अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी। और अब जब सबके इल्म में है कि मुशर्रफ किन संगीन बीमारियों में मुब्तला है, नवाज शरीफ ज़मानत पर रहा और बैरून मुल्क रवाना, शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना, उनकी फैमिली पहले ही पाकिस्तान से भगोड़ी, आसिफ अली जरदारी को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की ज़मानतें हो चुकी, मरियम ज़मानत पर रिहा है और हमज़ा की ज़मानत की दरख्वास्त ज़ेर समात है, तो कौम 40 साल से इन लुटेरों के एहतसाब की ख्वाहिशमंद है। लेकिन यहाँ एहतसाब सिर्फ उसका होता है जो किस्सा माजी बन चुका है और जिससे कौम में मज़ीद तनाव बढ़ जाए। आमतौर पर सियासतदान मुलजिम भी अपनी वालदा की वफ़ात पे पेरोल ना मिलने के बायस शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन मरियम नवाज़ को दीगर बहन भाइयों के होते हुए भी मुजरिम बाप नवाज शरीफ की तिमारदारी के लिए खुसूसी ज़मानत पर जेल से बाहर क्यों भेजा जाता है? और फिर खालिस इस तिमारदारी की गर्ज से ली गई स्पेशल सहूलत मुलजिम बाप के बैरून मुल्क जाने के बाद कैंसिल करके मुजरिमा वापस जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। उन्होंने ऊपर से बाहर जाने की इजाज़त तलब कर ली है। जिस मुजरिम को आला अदालत डिक्लेयर करे कि वो सादिक और अमीन नहीं, इसका एफिडेविट दूसरी अदालत में काबिल कबूल कैसे हो जाता है? मॉल टाउन वाक़े को 5 साल गुजरने के बाद भी 8 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं जिनके लिए तारीख नहीं मिल रही है, जबकि एक कौमी मुलजिम के लिए इसकी गैर मौजूदगी में छुट्टी के दिन बेल और फिर एक कौमी मुजरिम को रिलीफ देने के लिए छुट्टी वाले दिन भी समात और फौरी रिलीफ। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो उनका कहना है कि साबिक सदर को अदालत में पेश होने के लिए बहुत वक्त दिया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और ये लोग केस को तूल देना चाहते हैं, इसलिए फैसला सुनाने में जल्दी की। जबकि फैसला जल्दी में सुनाया वाली बात DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ताख़ीरी हरबों के बावजूद मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। परवेज़ मुशर्रफ का केस ओपन एंड शट केस था। शायद चीफ जस्टिस साहब ये भी ज़रूरी समझते थे कि अपने रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला निपटा कर जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अदालतों के पास तो और भी बहुत से अहम केसेस हैं जो अभी तक इल्तवा का शिकार हैं। हम सिर्फ बड़े लोगों के केस निपटाने में जल्दी क्यों करते हैं?
کیا اس ملک میں کسی عام آدمی کو بھی ہفتے کے روز انصاف ملے گا؟ کیا مال ٹاؤن کیس، بلدیہ ٹاؤن کیس، PIC کیس، حدیبیہ پیپر مل کیس، آہد چیمہ، فواد حسن فواد کیس، جج ارشد ملک کیس، مریم نواز پریس کانفرنس کیس، چودھری شوگر مل کیس، TT کیس، منی لانڈرنگ کیس، کیا ان کیسز کی کوئی اہمیت نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پرویز مشرف کے ایک عمل کو لے کر ان کو اگر غدار قرار دے کے سزائے موت دی جا سکتی ہے تو کیا والیوم 10 کھول کر اس کی بنیاد پہ نواز شریف کو پھانسی دی جا سکتی ہے؟ میمو گیٹ سکینڈل پہ آصف علی زرداری کے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈان لیکس کھول کر مریم صفدر اعوان کو کیا پھانسی دینی پڑے گی؟ کیا ماڈل ٹاؤن GIT رپورٹ کو پبلک کر کے شہباز شریف کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا PCO ججز جیسے جسٹس ڈوگر ہے ان کو پھانسی دیں گے؟ اب قانون کی نظر میں ایک ڈکٹیٹر سے حلف اٹھانے والے جسٹس افتخار چودھری کی کیا سزا بنتی ہے؟ اور 2008 میں اس تمام کابینہ اور وزیر اعظم کے بارے میں ہمارا قانون خاموش ہے جنہوں نے جناب پرویز مشرف سے حلف لیا، کیا یہ سب غداری کے مرتکب نہیں ہوئے؟ جن کی شوگر ملوں سے 40 عدد کے قریب را کے ایجنٹ پکڑے گئے، کیا وہ غدار نہیں؟ ان کے خلاف ہنگامی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسفندیار ولی پاکستان اور قائد اعظم کو برا بلا کہتے رہے، ملک کو توڑنے کا کہتے رہے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ محمود اچکزئی KPK کو افغانستان کا حصہ کہتے رہے، کیا وہ غداری نہیں ہے؟ PTM والے ملک توڑ کر آزاد پختونستان بنانے کا اعلان کرتے ہیں، کیا وہ ہماری نظر میں غدار نہیں ہے؟ غدار تو صرف پرویز مشرف، جس کے بارے میں برکت دت نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ پرویز مشرف نے کارگل جنگ میں بھارت کو گلے سے پکڑ لیا تھا، اور اگر اس وقت نواز شریف کلنٹن کے پاس جا کے بھارت کی مدد نہ کرتے تو آج کارگل بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ میں نے اس ویڈیو میں کوئی اپنی رائے نہیں دی ہے، میں آپ کو سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہر آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے، لوگ کامنٹس میں بھی لکھ رہے ہیں، لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں، لوگ واٹس ایپ کر کے پوچھ رہے ہیں، وہ سوالات میں نے یہاں پہ رکھے۔ میرا اپنا اوپینین تو جو ہے وہ میں الگ ویڈیو میں دوں گا، بٹ اسٹے ٹیونڈ اینڈ تھینک یو فار سبسکرائبنگ۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔